हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कृषि शास्त्र, दैट इज़ एग्रीकल्चरल साइंस। ये जो टॉपिक है ये 5 पार्ट में डिवाइडेड है। तो आज हम पहला टॉपिक इस लेक्चर में कवर करेंगे। पहला जो टॉपिक है हमारा, रोल ऑफ कृषि इन द इंडियन इकोनॉमी। तो हम देखेंगे कि क्या रोल एग्रीकल्चर प्ले करता है हमारे इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स में हम इसको पढ़ेंगे, 2 पार्ट्स में हम इसे पढ़ेंगे। पहला पार्ट हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ा रहेगा और दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा सोशल डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज रोल ऑफ कृषि इन इंडियन इकोनॉमी। तो हम देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर का क्या रोल है, मतलब खेती का क्या रोल है हमारे इंडियन इकोनॉमी में। एग्रीकल्चर प्लेज अ पाइवटल रोल इन द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हमने देखा कि एग्रीकल्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहाँ पर, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, ये कंट्रीब्यूट करता है किससे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। एग्रीकल्चर क्या प्रोवाइड करेगा हमें, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, फूड सिक्योरिटी देता है, ठीक है, रूरल को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है एंड अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी हमारी ग्रो करती है। ठीक है, सो पहला पॉइंट है दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो वी हैव 5 to 6 पॉइंट्स इन दिस, वी विल बी कवरिंग वन बाय वन। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। तो जीडीपी में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है वो हम देखेंगे। एग्रीकल्चर रिमेन्स अ क्रूशियल सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, contributing around 15% in 2022-2023 टू जीडीपी। तो अगर हम जीडीपी के अंदर देखते हैं तो एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है, 15% देखने को मिला है। एंड ये डेटा कब का है, 2022 से लेकर 2023 का है। ठीक है, वाइल इट्स शेयर हैज़ डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स। हमने देखा कि अगर हम ओवर द ईयर्स की बात करते हैं, इसका जो कंट्रीब्यूशन है, शेयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो गिरता हुआ चला देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जो सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी अच्छे पेस में ग्रो कर रहे हैं आज की डेट में। बट फिर भी एग्रीकल्चर जो है वो लार्जर पॉपुलेशन को आज भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो हमने देखा है कि खेती जो है हमारा बेसिक जो बोन है, अगर फाउंडेशन बोलेंगे तो वो हमारी खेती ही है। तो बहुत सारे लोगों को ये क्या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, सपोर्टिंग ओवर कितने परसेंट ऑफ वर्कफोर्स को ये प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट, 50% ऑफ द वर्कफोर्स को। इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू मिलियंस ऑफ फार्मर्स। ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड रूरल एंटरप्रेन्योर्स, स्पेशली उस स्टेट्स में जहाँ पर एग्रेरियन इकोनॉमीज़ में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, डिपेंडेंट है। तो जो स्टेट खेती से जुड़े हुए है या खेती के ऊपर उनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, उसे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है डिफरेंट फार्मर्स को, लेबरर्स को और रूरल एंटरप्रेन्योर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वी हैव सोर्स ऑफ इनकम। तो अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम हम देखेंगे इसमें। एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कहलाता है रूरल एरियाज़ में। ठीक है, रूरल हाउस होल्ड के लिए ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। अगर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है तो क्या होगा, उससे पॉवर्टी क्या होगी, रिड्यूस होगी और इकोनॉमी क्या होगी, स्टेबल हो जाएगी रूरल एरियाज़ में। अगर सोर्स ऑफ इनकम कहीं पर जनरेट हो रहा है तो वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो होगा, स्टेबिलिटी आएगी उस जगह पे। ठीक है, भूखमरी या गरीबी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर इनकम जनरेशन। तो अलग अलग तरह की मतलब अलग अलग जगहों से आप इनकम जनरेट करते हैं लोग। कैसे? क्रॉप कल्टीवेशन से, लाइफ स्टॉक रेयरिंग देखने को मिलती है और क्या, डिफरेंट एक्टिविटीज़, एलिड एक्टिविटीज़ जैसे कि डेयरी फार्मिंग एंड पोल्ट्री देखने को भी मिलती है। तो ये सारे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है रूरल एरियाज़ में। देन वी हैव सप्लाई चेन लिंकेजेस। एग्रीकल्चर फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ इंडियाज रूरल इकोनॉमी। तो अगर रूरल इकोनॉमी की बात करें तो उसका बैकबोन किसे कहलाता है, एग्रीकल्चर को कहलाता है। ये लिंकेज प्रोवाइड करता है किसके साथ,
ये लिंक किसके साथ होता है? एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चर इनपुट्स का यूज़ होकर फाइनल प्रोडक्ट्स बनता है, ठीक है। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केट, ये डिमांड क्रिएट करता है एग्रीकल्चर इनपुट्स की, जैसे कि सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स, फार्म से जुड़ी जो मशीनरीज होती है, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली क्या कर रही है? दे स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज along the supply chain. Then we have foreign exchange earnings. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स का मतलब क्या है कि हम अपना जो प्रोडक्शन है, कुछ पार्ट हम बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उससे जो अर्निंग आती है दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग कमोडिटीज लाइक राइस, व्हीट, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कंट्रीब्यूट टू इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। तो बहुत सारे जो कमोडिटीज़ हैं हमारे इंडिया पे, हम उसे क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट का? राइस हो गया, व्हीट हो गया, स्पाइसेस हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। इससे हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है? फॉरेन करेंसी मिल रही है। जब फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होगी तो जो हमारा ट्रेड बैलेंस है, जो कंट्री का ट्रेड बैलेंस है, वो क्या होगा? मजबूत होगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी आएगी तो हमारा जो ट्रेड का जो बैलेंस है वो मजबूत होता दिखता है, ठीक है। एंड सपोर्ट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय डाइवर्सिफाइंग रेवेन्यू सोर्सेज। जब हमारे रेवेन्यू के सोर्सेज हम एक जगह फिक्स नहीं होंगे, हम डिफरेंट जगहों से रेवेन्यू अर्न करेंगे, हमारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जब अलग अलग होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्या है टॉपिक? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कहाँ? एग्रीकल्चर सेक्टर पे, दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उससे क्या होगा? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। कैसे? जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ में हमने पैसा लगाया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हमने इम्प्रूव कर दी। क्यों इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है? क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में जो मॉनसून है वो इरेगुलर वे से आता है, ठीक है। हमारा जो एनवायरनमेंट का पैटर्न है या हमारा जो क्लाइमेट का पैटर्न है वो बहुत इरेगुलर सा है, ठीक है। सो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो गए, रूरल रोड्स हो गए, मार्केट यार्ड्स मतलब क्या है? एग्रीकल्चरल मंडीज़, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो कि पेरिशेबल गुड्स के लिए होते हैं, जैसे जो सामान जल्दी ख़राब हो जाते हैं, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मेडिसिन्स हो गई, तो इनके लिए भी कोल्ड फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। एंड वेयर हाउसिंग, स्टोर हाउसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में जब इन्वेस्टमेंट होता है तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो रूरल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने से क्या होगा? हमारी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। रिड्यूसेस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, जो हार्वेस्ट करने के बाद जो लॉसेस होते हैं, जैसे कि जब हार्वेस्टिंग हो गई एंड उसके बाद जो कंजम्पशन के पीरियड के बीच का जो फासला है उसमें जो लॉसेस होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट कंटेंट कम हो गया या क्वालिटी एंड क्वांटिटी क्रॉप्स की ख़राब हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्यों रिड्यूस हो जाएगी? क्यों? क्योंकि वेयर हाउसेस में रख सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज है, ठीक है। एंड फैसिलिटेट्स मार्केट एक्सेस टू फॉर द फार्मर्स। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी हैव कंप्लीटेड। अब हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसी के अंदर, दैट इज सोशल डेवलपमेंट। तो हम देखेंगे सोशल डेवलपमेंट के बारे। तो पहला जो हमारे पास है दैट इज फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या है मैम? हर इंसान के पास फूड एक रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल होना, एक क्वालिटी फूड अवेलेबल होना, दैट इज व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। Agriculture plays a critical role in ensuring food security for India's growing population. It provides majority of the food consumed domestically. जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो मेजॉरिटी जो फूड प्रोडक्शन है उसका कंजम्पशन कहाँ होता है? इंडिया में ही होगा। डोमेस्टिकली ही हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि स्टेपल क्रॉप्स, राइस हो गया, वीट, पल्सेस, मिलेट्स। Sustainable agriculture practices and policies are essential to mitigate food scarcity and hunger.
तो जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया या फिर वाटर मैनेजमेंट का जो सिस्टम हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ऐसा सस्टेनेबल प्रैक्टिस यूज़ करना जिससे कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट में वो क्या हो, वो कम हो, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिसेस और ऐसी पॉलिसीज़ डेवलप की जाए ताकि जो फूड स्केर्सिटी है वो क्या हो, वो रिड्यूस हो जाए, जो भूखमरी है वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए। देन वी हैव रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर इज सेंट्रल टू रूरल डेवलपमेंट, प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। तो जब रूरल डेवलपमेंट होगा तो जो रीजन के हिसाब से डिफरेंसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। इट एम्पावर्स रूरल कम्युनिटीज़ बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जैसे ही चीज़ें डेवलप होंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को मतलब नौकरियां मिलेंगी, लोग एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, सोर्सेज ऑफ इनकम उनके होंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। इट एम्पावर्स रूरल कम्युनिटीज़ बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट होगी तो इनकम जनरेट होगी एंड उनको जो बेसिक एमिनिटीज़ है उनका एक्सेस भी मिलता है, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, सैनिटेशन, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट में क्या देखने को मिला कि ये सारी चीज़ें जैसे ही रूरल आप डेवलप करोगे चीज़ों को, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों को इनकम मिलेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, बेसिक एमिनिटीज़ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, हेल्थ से जुड़ी, एजुकेशन से जुड़ी, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। देन वी हैव प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज। एग्रीकल्चर जो है हमारे इंडिया का, ये इंटरवेंड है विद कल्चरल प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम पास डाउन थ्रू जनरेशंस। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर एंड कल्चर ट्रेडिशंस या फिर भारतीय ज्ञान परंपरा की जब हम बात करते हैं, ये सारे क्या आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि सालों बर सालों पास होते हुए, जनरेशन टू जनरेशन पास होते हुए चली आ रही है। It preserves cultural heritage and promotes traditional farming। ये बेसिकली क्या करता है, कल्चर जो है हमारा, जो कल्चरल हेरिटेज है उसे प्रिजर्व करने की बात करता है एंड प्रमोट करो क्या, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स, जो भी पुराने फार्मिंग के मेथड्स है, ठीक है, उसे प्रमोट करो, ठीक है, जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें होंगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड चीज़ें होंगी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो ये किसकी बात करता है कि अपने कल्चर को क्या करो, प्रिजर्व करके रखो, प्रमोट करो, बढ़ाओ, किसे, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स है उसे बढ़ाओ, जो बायोडाइवर्सिटी है उसे कंजर्व करके रखो एंड जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज़ करोगे वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करो ताकि एनवायरनमेंट में कम से कम इम्पैक्ट हो एंड सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बरकरार रहे, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विमेन एम्पावरमेंट एग्रीकल्चर में, ठीक है। सो खेती में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल विमेन प्ले करती है। विमेन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन एग्रीकल्चर, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू फार्म एक्टिविटीज़, स्टॉक मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग। तो हम देखते हैं कि जो रूरल में विमेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है खेती से जुड़ी चीज़ें, जैसे आप देखोगे फार्मिंग की बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो खुद करती हैं, लाइफ स्टॉक को मैनेज करना या फिर जो हार्वेस्टिंग के बाद का जो प्रोसेस है वो करते हैं। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स एवेन्यूज़ फॉर विमेन एम्पावरमेंट थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो उनके खुद के अपने अपने ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर वो आपस में आके इनिशिएटिव लेती हैं चीज़ों के लिए, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव्स में वो सेविंग्स, जैसे सेविंग्स हो गए, लोन्स हो गए इक्विपमेंट्स के लिए या छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ठीक है। एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टेलर्ड फॉर रूरल वुमेन। तो रूरल वुमेन के लिए क्या क्या आजकल जो डेवलपमेंट देखने को मिलती है, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव्स और बहुत सारे स्किल रिलेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए जाते हैं उनके बढ़ावे के लिए। देन वी हैव एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस प्रमोट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो वो एनवायरमेंटल जो कंजर्वेशन है, मतलब एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, उसको प्रमोट करता है। किस तरह होगा? बाय प्रिजर्विंग सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको प्रिजर्व करो, ठीक है।
जो वाटर रिसोर्सेज है उसको एफिशिएंटली यूज़ करो, उसको कंजर्व करके रखो, वेस्ट नहीं करो, इनएफिशिएंट यूसेज ना करो, ठीक है। एंड कम से कम केमिकल इनपुट्स का यूसेज करो, ठीक है। कम से कम फर्टिलाइजर्स, मतलब अच्छे क्वालिटी के सीड्स यूज़ करो, फर्टिलाइजर्स हो गए, ठीक है। एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोचेस लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन contribute to biodiversity conservation and climate resilience। तो जब हम एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोचेस की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आती है इसमें, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आप क्रॉप्स ग्रो करते हो, क्रॉप्स के साथ साथ आप ट्रीज भी ग्रो करते हो वही एक लैंड के ऊपर, ठीक है। जो साइमल्टेनियस ग्रोथ ऑफ ट्रीज एज वेल एज क्रॉप्स ऑन अ पर्टिकुलर लैंड, उसी को क्या बोलते हैं हम, एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंट तरह के आप क्रॉप्स को ग्रो करो ताकि जो बायोडाइवर्सिटी है हम उसे कंजर्व कर सके एंड क्लाइमेट रेजिलियंस हो पाए, जैसे कि जो भी इम्पैक्ट है क्लाइमेट का, ठीक है, उसको कोप अप एंड मैनेज कर पाए एंड उस इम्पैक्ट को वर्स होने से बचाए। नेक्स्ट हम लास्ट पार्ट में चलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम कंक्लूजन की ओर चलते हैं एंड देन वी विल बी वाइंडिंग अप दिस लेक्चर। कंक्लूजन क्या है ज़रा एक बार देख लेते हैं, अभी जो पढ़ कर आए हैं वही इसका कंक्लूजन होगा। इन कंक्लूजन, एग्रीकल्चर रिमेन्स अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक एंड सोशल फैब्रिक। तो अभी हमने इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से जुड़ी बातें जो देखी वही हम देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर है वो लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, फूड सिक्योरिटी देता है, रूरल एरियाज़ को डेवलप करता है, ठीक है, अलग अलग फैसिलिटीज़ डेवलप करता है एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करता है, ठीक है। पॉलिसी इंटरवेंशंस, जब नई नई पॉलिसीज़ बनेगी, अगर हम एग्रीकल्चर से जुड़ी रिसर्च में इन्वेस्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ लेकर आएंगे, नए नए मेथड्स लेकर आएंगे अगर एग्रीकल्चर से जुड़े, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो एग्रीकल्चर से जुड़ी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाएगी, इक्विटेबल ग्रोथ होगा एंड अचीव कर पाएंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, ठीक है, वो हम इंडिया के अचीव कर पाएंगे। स्ट्रेंथनिंग द एग्रीकल्चरल सेक्टर, जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, ठीक है, उसको मजबूत बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एसेंशियल है फॉर इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ दैट बेनिफिट्स बोथ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन अक्रॉस द कंट्री। तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों सेक्टर, दोनों एरिया की पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, भले वो रूरल की हो या अर्बन की हो, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज चैलेंजेस ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।